तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। इससे पहले कि हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करें, हम छोटा सा क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है और कैसे हमारा वेब काम करता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ वेब, इंटरनेट एंड हाउ इट वर्क। तो वेब और इंटरनेट दोनों सेम चीज़ होती है वैसे। तो ये होता क्या है और ये कैसे काम करता है, तो हम इसमें देखते हैं। तो वेब इज़ अ बंच ऑफ कनेक्टेड केबल्स। तो क्या होता है, तो दुनिया में जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं, उन सबको जब हम केबल से कनेक्टेड कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि एक इंटरनेट बन गया है। ठीक है। गूगल में जाके सिर्फ इंटरनेट स्पीड लिख के थोड़ी सी स्पीड देख लेने को हम इंटरनेट नहीं कहते। हम क्या करते हैं, जब जितने भी हमारे दुनिया में कंप्यूटर्स हैं उन सबको एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और उनमें हम क्या करें, डॉक्यूमेंट को हम ट्रांसफ़र कर पाएँ। डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स को हम ट्रांसफ़र कर पाएँ, उसे हम कहते हैं इंटरनेट। और यहाँ पे हमारे पास एक छोटी-सी बोरिंग सी डेफ़िनेशन है वेब की, तो ये देख लेना एक बार। अब एक बड़ी अच्छी-सी इंटरेस्टिंग सी वेबसाइट है केबल्स अराउंड द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे पास केबल्स हैं पूरी दुनिया में, वो दिखाते हैं कि कहाँ-कहाँ जुड़े हुए हैं और कैसे-कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसा कुछ दिखता है, हम इंडिया को देखते हैं सबसे पहले। तो इंडिया में जैसे गुजरात की साइट है और ये मुंबई की साइड है। तो क्या होता है, पूरी दुनिया में अलग-अलग केबल्स हैं, उनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, इसे इंटरनेट बोलते हैं। एक दूसरे से हर जगह कनेक्टेड कर दिया, इसे हम इंटरनेट बोलते हैं। तो वापस आ जाते हैं अपने इसमें। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए देख लेना एक बार, काफ़ी अच्छा है। एक इसको एग्जाम्पल को समझने के लिए कि इंटरनेट क्या है, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। सबसे पहले देखते हैं टू नॉर्मल कंप्यूटर। ठीक है, हमारे पास दो बड़े नॉर्मल से कंप्यूटर हैं। ठीक है, कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है, ठीक है, रखे हुए हैं बस। दूसरे स्टेप में क्या है, कनेक्टेड विद केबल। तो जैसे ही हम उन्हें केबल से कनेक्ट कर देंगे, ये जो केबल है हमारा बीच में ग्रीन कलर का, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में एक इंटरनेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और ये आपस में अपना डेटा शेयर कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरे स्टेप में। अब मान लो हमारे पास पहले दो ही थे, दो ही कंप्यूटर थे, अब हमारे पास और बढ़ गए। तो हमारे पास, अब पहले हमारे पास दो थे, हमारे पास बहुत सारे हो गए। तो हमने क्या करा, सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इन्हें एक इंटरनेट फॉर्म कर लिया। ठीक है, इसी को हम कहते हैं इंटरनेट। चौथे में क्या करा हमने, हमारे पास अब नेटवर्किंग में एक राउटर होता है। तो राउटर में क्या होता है कि आप बीच में एक राउटर लगा दो और आपको सबसे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि थर्ड स्टेप में क्या था, आप पहले इस वाले को, इसको मैं 1 मिनट के लिए 1 बोल देता हूँ, और जो हमारा ये 2 है, 3 है, तो हमें क्या करना पड़ रहा था, उसको सारे उससे कनेक्ट करना पड़ रहा था, उसका वायर। ठीक है, इसको यहाँ भी कनेक्ट करो, यहाँ भी कनेक्ट करो, यहाँ भी करो, यहाँ भी करो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब चौथे स्टेप में क्या हुआ, हमने बीच में एक राउटर लगा दिया। तो राउटर में क्या है, सिर्फ आपको उससे राउटर से कनेक्ट करना है और राउटर क्या करेगा, जितने भी इसके नेटवर्क में आ रहे हैं सबको कनेक्ट कर देगा एक साथ। ठीक है, तो ये हमारा राउटर का काम होता है, नेटवर्किंग में बड़ा काम आता है। तो हाउ इंटरनेट वर्क्स, ये बड़ा ही एक अच्छा आर्टिकल है MDN का। तो इसमें बहुत अच्छे से बता रखा है कि इंटरनेट कैसे काम करता है और पूरी इंटरनेट की डिटेल बता रखी है इसमें। वही है जो अभी हम पढ़ रहे थे कुछ देर पहले, ये राउटिंग वाला। इसमें काफ़ी अच्छे से बता रखा है कि कितने सारे कंप्यूटर होते हैं, पूरी दुनिया में कंप्यूटर को कैसे केबल से कनेक्ट कर रखा है, और केबल सबमरीन में जाके हम देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ केबल्स हैं, राउटर वगैरह। तो एक बार ये चेकआउट कर लेना, काफ़ी सही वेबसाइट है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल को समझने के लिए हम दोबारा पहले पीछे आएँगे अपने स्टेप 1 पे, स्टेप 2 पे। ठीक है? तो क्या होता है, जब भी हमारे पास 2 कंप्यूटर होते हैं और जब वो किसी इंटरनेट केबल से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो जो हम वेब के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना? डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट फ़ाइल या फिर कोई इमेज, कोई फ़ोटो या फिर कुछ भी। हम जो भी चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, उसे हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करने के या फिर कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करने के हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। उस रूल्स को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। जैसे कि ये है, प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि हम रूल्स बनाते हैं ओवर इंटरनेट। जैसे कि आप कोई टेक्स्ट फ़ाइल भेज रहे हो, तो टेक्स्ट फ़ाइल कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, वो किस फ़ॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी तो वो दूसरे यूज़र के पास जाएगी ना। जैसे हमारा यूज़र 1 है और यूज़र 2 है, तो हमारा यूज़र 1 कौन-सी फ़ाइल भेजे और यूज़र 2 कौन-सी फ़ाइल रिसीव करे, वो किस फ़ॉर्मेट में हो, तो उस सबको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। अ प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल गवर्न कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। ठीक है? तो काफ़ी इसमें अच्छे से दे रखा है प्रोटोकॉल वगैरह, लेकिन जो मेन बात थी मैंने बता दी प्रोटोकॉल के बारे में। तो अब हमारे पास 2 और प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है हमारे पास HTTP और एक होता है हमारे पास HTTPS।
ये दोनों ही हमारे इंटरनेट के प्रोटोकॉल होते हैं। तो एचटीटीपी जो हमारा होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो नीचे वाला है वो होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो जो सिक्योर होता है वो क्या करता है, पासवर्ड वगैरह और जो हमारी क्रेडेंशियल्स होता है उनको सिक्योर कर देता है, ठीक है। और जो एचटीटीपी होता है वो हमारा सिक्योर नहीं करता। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हमें देखना है तो जो वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट दो तरीके से स्टार्ट होती हैं। एक होती हैं एच टी टी पी और एक होती हैं एच टी टी पी एस। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि जो एच टी टी पी एस वाली वेबसाइट है उन्हीं में आप अपनी क्रेडेंशियल डालें, क्योंकि जो हमारी एच टी टी पी वाली वेबसाइट्स होती हैं वो हमारी सिक्योर नहीं होती हैं, क्योंकि उनमें प्रोटोकॉल नहीं होता सिक्योर वाला। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और एक छोटा सा प्रोटोकॉल वगैरह है, ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है उसे। अब अब हम करेंगे मेन चीज़ के बारे में बात कि व्हाट हैपन व्हेन यू एंटर अ गूगल इन योर यूआरएल। या ये गूगल मान लो या फिर कोई भी वेबसाइट अगर आप अपने यूआरएल में डालते हो तो 3 काम होते हैं, और वो 3 काम क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये बड़ी अच्छा डायग्राम बना रखा है, उसमें क्या है, सबसे पहले एक क्लाइंट है जो कि हम हैं, बीच में एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और एक डीएनएस है जिसे हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। तो जो ये डीएनएस होता है, ये डीएनएस क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट का। तो हम देखते हैं कि जब हम इंटरनेट पे google.com डालते हैं तो बिहाइंड द सीन क्या क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम अपने व्हाइट बोर्ड में आ जाते हैं। अब हम 2 काम करेंगे। तो सबसे पहले होता है क्लाइंट जो कि हम होते हैं। मैंने यहाँ पे डाला google.com, ठीक है। वो जाएगा मेरे सर्विस प्रोवाइडर के पास, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और तीसरा होता है मेरा डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास लैपटॉप है और मैं अपना, थोड़ी अजीब सी ड्राइंग बन गई है बट कोई नहीं, ठीक है। ये मैं हूँ और मैं अपना लैपटॉप चला रहा हूँ। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि होता क्या है। तो मैं अपने ब्राउज़र में गया, जो कि नॉर्मली क्रोम होता है मेरे पास, या नॉर्मली हम जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं क्रोम पे गया और मैंने www.google.com लिखा, ठीक है ना। अब पेज तो अचानक से लोड हो जाता है, लेकिन उसके बिहाइंड द सीन क्या होता है। तो बिहाइंड द सीन के लिए जानने के लिए हमें 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक है हमारी आईएसपी और दूसरा है हमारा डीएनएस। तो जो ये आईएसपी होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और जो ये डीएनएस होता है ये होता है हमारा डोमेन नेम सिस्टम। तो जो डीएनएस होता है वो तो हमारा इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल होता है, उसके बारे में थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि आईएसपी क्या होता है। तो ये होता है हमारा इंटरनेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जियो हो गया या फिर एयरटेल हो गया। अभी के लिए मान लेते हैं कि जियो फाइबर है, जस्ट इन केस जियो फाइबर, ठीक है। जियो फाइबर है हमारे पास। तो अब मैं ये ब्लैक वाला हटा देता हूँ ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। तो हम तीनों चीज़ें समझ गए कि अब हम तीनों चीज़ें समझ गए कि google.com क्या है, क्लाइंट क्या है, ठीक है। हम क्लाइंट हैं, और बीच में आईएसपी क्या है, जियो फाइबर हो गया, और डीएनएस क्या है उसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो अब क्या होता है, जितनी भी वेबसाइट्स होती है हमारे पास, जैसे कि google.com, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ google.com, ठीक है ना। लेकिन जब नेटवर्किंग में हम बात करते हैं ना तो google.com में एक आईपी एड्रेस मिलता है। वो आईपी एड्रेस कुछ कुछ भी हो सकता है। मैं अभी रैंडमली लिख लेता हूँ 192.168.6 और 6, ठीक है। क्योंकि जो ये यूआरएल होता है, मान लेते हैं google.com का यूआरएल आईपी एड्रेस ये है, ठीक है ना, 192.168.6.6, ठीक है। तो ये हमारा आईपी एड्रेस हो गया गूगल का। अभी मैं इसे रैंडमली कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या होता है, बट ये एक आईपी एड्रेस होता है हर वेबसाइट का। जितनी भी हमारे पास वेबसाइट होती है उनका क्या होता है, जब भी हम उन्हें अपलोड होस्टिंग करते हैं उनकी, तो क्या होता है, उनका एक आईपी एड्रेस बन जाता है जो कि कुछ नंबर में होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू में। जैसे कि हम अपनी डीएसए वेबसाइट मान लेते हैं जो हमने बना रखी है, ठीक है। तो उसका भी कुछ क्या होता है, हमारे पास एक यूआरएल बन जाता, आईपी एड्रेस बन जाता है। बार बार यूआरएल की बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें हमारा एक आईपी एड्रेस बन जाता है, ठीक है। जो वेबसाइट का नेम होता है वो तो हमारे लिए होता है, लेकिन जो सिस्टम होता है हमारा या फिर हमारे नेटवर्किंग जो होती है उसमें क्या होता है, एक आईपी एड्रेस बन जाता है उस वेबसाइट का, ठीक है। और ये बहुत सारे आईपी एड्रेस होते हैं क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट है। कॉमन सी बात है कि हमारे पास बहुत सारी दुनिया में वेबसाइट है, तो अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग यूआरएल आईपी एड्रेस होते हैं।
ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आता है डीएनएस। डीएनएस क्या करता है? डीएनएस मैच करता है कि कौन-सी वेबसाइट का आईपी एड्रेस कौन-सा है। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास 192.162.192 है, मेरे पास एक और है, ठीक है ना? ये अलग-अलग वेबसाइट के हैं, ठीक है? अब 2 वेबसाइटें हैं, एक है गूगल, एक है मेरे पास यूट्यूब। थोड़ी-सी रेटिंग मेरी इग्नोर कर देना, ठीक है? तो अब डीएनएस क्या करता है, वो मैच करता है कि जो google.com है, उसका आईपी एड्रेस क्या है? क्या उसका 192 है, क्या ये है? तो वो उसको उससे मैच करेगा। जैसे ही मैच करेगा, वो रिक्वेस्ट तुम्हें वापस सेंड कर देगा और मान लेते हैं यूट्यूब का ये है, ठीक है? तो जैसे कि जो हमारा डोमेन नेम सिस्टम है, इसका नाम क्या है? ये एक फ़ोन डायरेक्टरी की तरह होता है, ठीक है ना? ये मैच करता है कि कौन-सी वेबसाइट का आईपी एड्रेस सेम है, ताकि वो उसे वापस कर सकें आईपी एड्रेस को, ठीक है? काफ़ी एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है। तो अब दोबारा अपने एग्ज़ाम्पल पे आ जाते हैं। हमने आईपी डीएनएस समझ लिया और डोमेन नेम सिस्टम समझ लिया और उसका काम क्या है, ठीक है ना? उसका काम क्या है कि जो हमारे वेबसाइट है, उसका जो आईपी एड्रेस है, उससे मैच करके आईएसपी को वापस करना है, ठीक है? इसको हम थोड़ा डिटेल में और समझते हैं। मैं यहाँ तक ले आता हूँ। ठीक है, वापस आ जाते हैं। तो मैं अब अपने ब्राउज़र में गया और मैंने लिखा www.google.com, ठीक है? मैं क्लाइंट हूँ। अब क्या होगा कि जैसे ही मैंने अपने ब्राउज़र में लिखा www.google.com, तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा मेरे आईएसपी को, ठीक है ना? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि आईएसपी है। वो कौन है? मेरा है जियो फाइबर। जस्ट इन केस मान लेते हैं अभी के लिए जियो फाइबर है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना? वो क्या करेगा? वो ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा डीएनएस को, जो कि है मेरा डोमेन नेम सिस्टम। वो कहेगा देखो भी जो उसने ये google.com डाला है, ठीक है ना? google.com इसने ये डाला है, तुम इसका आईपी एड्रेस फाइंड करो इस वेबसाइट का, ठीक है? वो क्या करेगा? आईपी एड्रेस फाइंड करेगा, ठीक है ना? वो नाम से सर्च नहीं कर सकता, ठीक है? मैं ऐसे रैंडमली डाल दे रहा हूँ कुछ भी। अब वो करेगा, जैसे ही उसे मिलेगा, वो इसको वापस सेंड कर देगा कि देखो भाई ये जो google.com इसने डाला है, ये 192.193.162 पे है और वो उसे रिटर्न कर देगा हमारे आईएसपी के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है? और फिर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो वापस कर देगा हमारे क्लाइंट के पास, ठीक है? और फिर हमें मिल जाएगी google.com। तो यही मैं समझा रहा था इसमें कि क्या होता है कि व्हाट हैपन व्हेन यू एंटर google.com इन यूआरएल। तो जब भी हम google.com डालते हैं, जैसे कि मैं डालता हूँ, ठीक है ना? बहुत ही फास्ट तरीके से लोड हो जाता है। तो उसके बिहाइंड द सीन क्या हुआ है, हमने अभी समझ लिया कि क्या-क्या हुआ है, कि पहले क्लाइंट के पास रिक्वेस्ट जाती है, क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है आईएसपी के पास, आईएसपी रिक्वेस्ट सेंड करता है हमारी डीएनएस के पास, और जैसे ही डीएनएस को मिल जाता है कि गूगल का आईपी एड्रेस क्या है, वो रिटर्न कर देता है हमारे आईएसपी को और आईएसपी हमें रिटर्न कर देता है हमको, और ऐसे हम google.com देख लेते हैं, ठीक है? तो अभी देख लेते हैं आईपी एड्रेस ऑफ गूगल। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि गूगल का आईपी एड्रेस क्या है, तो उसे हम कॉपी कर लेते हैं, जिसके बारे में अभी तक हम बात करते हैं। अगर अगर मैं इसे अपने यूआरएल में 142.250.189.238, ठीक है? ये गूगल का क्या है? आईपी एड्रेस है। अगर मैं इसे अपने यूआरएल में जाके एंटर मारूँगा, तो डायरेक्ट गूगल खुल जाएगा, ठीक है ना? ऐसे ही क्या होता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है? google.com का कुछ और होगा, ठीक है? और यूट्यूब का कुछ और होगा, फेसबुक का कुछ और होगा, इंस्टाग्राम का कुछ और होगा, या फिर जो भी डिफरेंटली हैं, ऐसे-ऐसे होंगे, ठीक है? अब इसके बाद हमने डोमेन नेम वगैरह समझ लिया। इसमें हमारा मेन पर्पज़ ये था कि हम डीएनएस वगैरह समझे कि कैसे काम करता है और जो भी इसकी अलग-अलग चीज़ें हैं। अब अब बात आती है कि ये हमने पढ़ लिया आईपी एड्रेस, हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है, ये हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। डीएनएस कॉमिक, बड़ा ही अच्छे से एग्जाम्पल से उसमें कॉमिक्स में दे रखा है कि डीएनएस कैसे काम करता है, जो कि अभी हमने ये पूरा हमने पढ़ा है कि देखो आप गूगल पे गए, आपने आईपी एड्रेस डाला किसी का, ठीक है? अपने कीबोर्ड का यूज़ करा, आपने कुछ डाला वेबसाइट, फिर आपने एंटर करा, ठीक है? ये पूरी कॉमिक्स से पूरी सीरीज़ है, एक बार देख लेना, काफ़ी अच्छी है। जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, हाँ, वो ये है कि अलग-अलग वेबसाइट का अलग-अलग आईपी एड्रेस होता है। देखो उसमें IRS डॉट जीओवी का कुछ अलग आईपी एड्रेस है, विकिपीडिया डॉट ओआरजी का कुछ अलग आईपी एड्रेस है, MIT डॉट EDU का एक अलग आईपी एड्रेस है। तो क्या है, अलग-अलग आईपी एड्रेस है, तो डोमेन नेम सर्वर क्या करता है, उन्हें मैच करता है कि गूगल का आईपी एड्रेस कौन-सा है, ठीक है?
तो लिखा भी है यहाँ पे दिस इज़ हाउ आईपी एड्रेस वर्क, तो काफ़ी अच्छी कॉमिक टाइप है ये, एक बार देख लेना। मैंने इसका लिंक इसी में दे रखा है। वेल अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने डोमेन नेम सर्वर के बारे में बात कर ली, प्रोटोकॉल के बारे में बात कर ली और डीएनएस के बारे में बात कर ली और इंटरनेट कैसे काम करता है, कैसे केबल्स हमारे कनेक्टेड होते हैं पूरी दुनिया में, हमने उसके बारे में बात कर ली। अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि होती है वेबसाइट। ठीक है ना, क्योंकि वेब डेवलपमेंट बनानी तो हमें वेबसाइट ही है, तो हम वेबसाइट के बारे में बात करेंगे। तो अब वेबसाइट में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा एफ एक होता है हमारा बी एक होता है हमारा डी। जो एफ होता है वो होता है फ्रंट एंड, जो बी होता है वो होता है हमारा बैक एंड, और जो डी होता है वो होता है हमारा डेटाबेस। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट एंड की। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, किसी भी वेबसाइट पे जाऊँगा, मान लेते गूगल। तो अब हमें जितनी भी चीज़ें हमारी स्क्रीन पे दिखती हैं उसे हम बोलते हैं फ्रंट एंड। ये बटन ये फ्रंट एंड का पार्ट है, ये सर्च बार ये एक फ्रंट एंड का पार्ट है, ठीक है, ये google.com लिखा है ये एक फ्रंट एंड का पार्ट है। तो जितनी भी चीज़ें मुझे आंखों से दिखती हैं उसे हम बोलते हैं फ्रंट एंड। ठीक है, और जो दूसरा होता है बैक एंड। बैक एंड क्या होता है, जो अब क्या है, बैक एंड को हम देख नहीं सकते क्योंकि बैक एंड सर्वर पे चलता है। ठीक है, तो इसलिए हम बैक एंड देख नहीं सकते। और बैक एंड क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का जो उसके बिहाइंड द सीन हो रहा होता है। ठीक है, तीसरा होता है डेटाबेस की, उसका जितना भी डेटाबेस है वो कहाँ हो रहा है। जैसे कि गूगल मेरे पास साइन इन वाला ऑप्शन है, तो ये साइन इन करके कहीं तो रख रहा होगा ना, तो जहाँ जहाँ ये रख रहा होगा वो होता है इसका डेटाबेस। ठीक है, जो भी डेटाबेस यूज़ कर रहा होगा गूगल, मुझे नहीं पता कौन सा यूज़ करता है, लेकिन मैंने ये बता दिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तीन हमारे पास। अब हम एक बात करेंगे क्लाइंट सर्वर साइकिल के बारे में। ठीक है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कर लेते हैं। तो अब क्या होता है, हमारे पास एक होता है ब्राउज़र, एक होता है हमारे पास सर्वर। ठीक है, दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। इसमें एक बात बताना मैं भूल गया कि जो हमारा फ्रंट एंड होता है वो कनेक्टेड होता है हमारा बैक एंड से, और जो बैक एंड होता है वो होता है हमारा कनेक्टेड डेटाबेस से। ठीक है, तो ऐसे ही ये सीक्वेंस में कनेक्ट होता है। अब हम नीचे दोबारा आ जाते हैं, बात कर लेते हैं क्लाइंट सर्वर साइकिल के बारे में। तो दो चीज़ें होती हैं हमारे पास इसमें, एक होता है हमारा ब्राउज़र, एक होता है हमारा सर्वर। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट होता है उसी के सर्वर की बात हो रही है। तो ये क्या करता है, इंक्वायरी करता है इसमें। ठीक है ना, अब ये इंक्वायरी कैसे करता है, इसके लिए हम नीचे आते हैं दोबारा। मान लेते हैं मेरे पास एक क्रोम ब्राउज़र है या फिर कोई भी ब्राउज़र है जो कि एक ब्राउज़र है। ठीक है ना, उसका क्या होगा, एक डेटाबेस होगा। इस एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं अपना फायरफॉक्स खोलता हूँ, इसमें मैं google.com सर्च करता हूँ। ठीक है, मैं साइन इन करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ shivank@gmail.com। अब मुझे पता है कि ऐसा जीमेल कोई है ही नहीं। ठीक है, मैं जानबूझ के डाल रहा हूँ और मैं एंटर करता हूँ। ये शायद है, मैं कुछ रेंडमली लिख लेता हूँ इसके आगे। ठीक है, पासवर्ड डाल लेता हूँ। देखो, रॉन्ग पासवर्ड। तो इससे इसने अभी क्या करा, जो मेरा गूगल क्रोम था, जो उसका फ्रंट एंड था, तो सबसे पहले काम आया फ्रंट एंड का। फ्रंट एंड से उसने क्या डेटा लिया कि देखो भाई कि जो मेरा यूज़र है उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है कि shivank@gmail.com। तो उसने करा वो डेटा उठा के उसने बैकएंड में सेंड करा। ठीक है ना, बैकएंड वाले ने क्या करा, उस डेटा को मैच करा अपने डेटाबेस से कि देखो भाई कि कोई है shivank@gmail.com नाम का। तो उसने रिटर्न करा कि नहीं है। उसने बैकएंड को रिटर्न करा और बैकएंड ने फ्रंट एंड को रिटर्न करा कि नहीं भाई ऐसा कोई यूज़र है ही नहीं हमारे पास। तो ऐसे ही हमारी क्लाइंट सर्वर साइकिल चलती है। ठीक है ना, पहले डेटा फ्रंट एंड में होता है, फ्रंट एंड से उठ के वो बैक एंड में जाता है और बैक एंड से उसकी इंक्वायरी होती है और फिर वापस फ्रंट एंड में आ जाता है हमारे पास कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं थोड़ी ब्राउज़र के बारे में। तो हमारे पास बड़े ही डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र होते हैं। गूगल क्रोम जो कि सबसे फेमस है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि बिल्कुल फेमस नहीं है, फायरफॉक्स जो भी काफ़ी फेमस है, और क्रोम फॉर iOS सफारी ये भी थोड़े फेमस है। तो अब क्या होता है, जो इनके आगे मैंने लिखा है ये ब्लिंक, ट्राइडेंट और ये वेबकिट वगैरह, ये क्या है, सब इनके इंजन है। जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इंजन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए गूगल क्रोम ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि उसका इंजन ज़्यादा अच्छा है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसका ट्राइडेंट है वो थोड़ा स्लो होता है क्योंकि उसका इंजन इतना अच्छा नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र डिफरेंट 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 इंजन्स यूज़ करते हैं रेंडरिंग करने के लिए फ्रंट एंड और बैक एंड को। ठीक है, यहाँ तक हम बात समझ गए। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजीज़ की कि क्या क्या टेक्नोलॉजी है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ और बैक एंड टेक्नोलॉजीज़। तो फ्रंट एंड में क्या क्या आता है हमारे, वैसे आता तो बहुत कुछ है।
लेकिन एक कॉमनली लिस्ट है कि क्या-क्या होता है। वीएस कोड एंड गूगल क्रोम, वैसे ये टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन वीएस कोड एक आईडी है इसलिए लिख दिया है। HTML5, CSS3, बूटस्ट्रैप 5, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, व्यू और एंगुलर और नेक्स्ट जेएस, गिट एंड गिटहब, फिग्मा और एनपीएम। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं फ्रंट एंड की। तो अब क्या हो गया कि जो फ्रंट एंड है हमारा वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। पहले था कि सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट थे। अब काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं फ्रंट एंड में, तो फ्रंट एंड भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इनको हम देखेंगे एक एक करके बाद में आराम से। अब बात करते हैं हम बैक एंड की टेक्नोलॉजीज। तो फ्रंट एंड में तो हम समझ गए कि जो ये हमारी टेक्नोलॉजीज हैं हम इनको यूज़ करके अपना फ्रंट एंड बनाते हैं वेबसाइट का, कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी, बटन कहाँ पे होगा और बटन का डेटा कहाँ जाएगा और जो वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं नॉर्मली वेबसाइट में, ETC मान लेते हैं। ठीक है। अब हम आगे आते हैं बैक एंड टेक्नोलॉजीज पे। अब जो बैक एंड टेक्नोलॉजीज होती हैं उसको समझने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि सर्वर क्या होता है। तो क्या होता है कि एक तो क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सा सर्वर होता है। ठीक है ना। एक कंप्यूटर होता है जिसे हम सर्वर बोलते हैं। ठीक है ना, इसका नाम है सर्वर। ठीक है ना। ये क्या करता है, अपने अंदर स्टोरेज रखता है। ठीक है। इसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड कम से कम 200 TB से लेके बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये मैंने काफ़ी कम लिख दिया 200 TB, पता नहीं कितनी हज़ार हज़ार टीबी, टीबी मतलब टेराबाइट। ठीक है। हज़ार टीबी भी काफ़ी कम हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इनमें क्या होता है, वेबसाइट को रखा जाता है, जो कि हम होस्टिंग बोलते हैं जिसे। वेबसाइट को रखा जाता है और ये सर्वर का काम क्या होता है, ये 24 आवर हमेशा ऑनलाइन रहता है, 24 आवर्स लाइव। ठीक है ना, हमेशा ये लाइव रहता है। तो जो हम बैकएंड का काम करते हैं हम इसी सर्वर पे करते हैं, जो हमारी वेबसाइट रखी जाती है। लेकिन अब क्या है कि हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सब बहुत पुरानी है। ठीक है, और वो सर्वर पे नहीं चल सकती, तो उनके लिए हमने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क बना दिए। ठीक है ना, जैसे कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क होता है नोड जेएस, जो कि सर्वर पे चलता है बैकएंड में, मतलब पाइथन का जो होता है वो होता है जेंगो और फ्लास्क, दोनों अलग अलग फ्रेमवर्क है पाइथन के। फिर होता है हमारा रूबी, रूबी ऑन रेल। जावा का होता है स्प्रिंग बूट और सी शार्प का होता है डॉट नेट और PHP का होता है लार्वा। और एक आजकल काफ़ी फेमस चल रहा है जिसे गोलैंग बोलते हैं, तो ये तो आजकल ही हुआ इसलिए इसकी कोई फ्रेमवर्क नहीं है। तो जो भी हमारे ये ब्रैकेट में लिखे हैं वो लैंग्वेज है, जैसे जेएस, पाइथन, रूबी, जावा, सी शार्प, PHP। और जो उनके आगे लिखा है वो उनके फ्रेमवर्क हैं जो कि बैकएंड में चलते हैं। अभी इस टाइम पे सबसे फेमस जो है वो है नोड जेएस। ठीक है ना, बहुत फेमस है नोड जेएस बैकएंड बनाने के लिए। और जो जेंगो है, जेंगो, पाइथन का जेंगो बहुत फेमस है। और जावा का स्प्रिंग बूट, ये तीन जो है ये बहुत फेमस है इस टाइम पे, और ये हमारे बैकएंड टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कोर फ्रंट एंड की। ठीक है ना, तो हम जितने भी हम फ्रेमवर्क यूज़ कर लें फ्रंट एंड में या फिर जो भी यूज़ कर लें, कोर तो हमारा तीन ही रहेगा, वो है हमारा फ्रंट HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है। लेकिन हमने तो काफ़ी चीज़ें पढ़ ली पीछे कि बूट स्ट्रैप होता है, ठीक है ना, नेक्स्ट जेएस होता है, रिएक्ट जेएस होता है। तो क्या, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो अभी जो अभी हमारे ब्राउज़र हैं वो सिर्फ तीन चीज़ें समझ सकते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना, वो बूट स्ट्रैप नहीं समझ सकते। मैं अभी ऐसे एग्जांपल लेता हूँ एक, बूट स्ट्रैप। ठीक है ना, तो बूट स्ट्रैप नहीं समझ सकते। तो क्या 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 होता है, जो ब्राउज़र होता है वो बूट स्ट्रैप को कन्वर्ट करता है CSS में, और फिर वो CSS समझ लेता है। ऐसे ही रिएक्ट के साथ है, जैसे रिएक्ट जेएस। ठीक है ना, ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। तो वो क्या करता है, जो ब्राउज़र होता है रिएक्ट जेएस को पहले कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट में और फिर जावास्क्रिप्ट को समझ लेता है। ठीक है, तो ये हमारे कोर कोर फ्रंट एंड की चीज़ें हैं जो कि हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, जो कि फंडामेंटल होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक है हमारा CLI, एक है हमारा GUI। तो इनकी फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस, और GUI की होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो अब ये होता क्या है, ठीक है, तो जो CLI होता है, जो कि कमांड लाइन इंटरफेस होता है, इसमें सिर्फ कमांड चलती है। ठीक है ना, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा होता है CMD। ठीक है ना, नीचे एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने CLI और GUI के, जैसे कि CMD, पावर शेल, गिट बैश। ठीक है, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है, हमारे ग्राफिक्स यूज़ होते हैं। इसका एग्जांपल देखने के लिए हम क्या करेंगे, विंडोज़ का बटन प्रेस करेंगे और लिखेंगे CMD, CMD। ठीक है, तो ये जो इंटरफेस खोला है इसे बोलते हैं CLI। इसमें सिर्फ कमांड कमांड होती है। ठीक है ना, जैसे कि कलर है CLS3। ठीक है ना, ये हमारा CMD होता है।
जिसमें कि हम कमांड्स का यूज़ करते हैं, जो CLI होता है, एक ये होता है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है ना? एक होता है पावर शेल। ये क्या होता है, पहले से प्री बिल्ट होते हैं हमारे सिस्टम में, पावर शेल होता है एक, ठीक है ना? इसमें क्या होता है, कमांड्स का यूज़ होता है। अब बात करते हैं GUI की। GUI का सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है GUI का सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है गिटहब, ठीक है ना? इसमें क्या है, ग्राफ़िक्स का यूज़ होता है, ठीक है? और ये ऐसा दिखता है कुछ GUI, ठीक है ना? GUI कुछ भी हो सकता है, जो जहाँ भी ग्राफ़िक्स का यूज़ हो रहा है। एक्चुअली क्या होता था, जो हमारे पहले कंप्यूटर होते थे ना, उनमें ग्राफ़िक्स होते ही नहीं थे। तो पहले सारा काम कमांड लाइन से होता था, ठीक है ना? बाद में क्या हुआ, ग्राफ़िक्स आ गया तो ग्राफ़िक्स होने लग गया। बिहाइंड द सीन्स CLI ही चलता है हमारा। हम जो भी काम करते हैं वो CLI से होता है, लेकिन सामने हमें लगता है कि वो GUI से हो रहा है। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। अब अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अब हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट और उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लिया, और जो मैंने इसमें लिंक वगैरह दे रखे हैं कि कहाँ गया वो लिंक, ये वाला लिंक, तो इसको तुम एक बार देख लेना हल्का सा, और फिर आगे हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए इसके बाद। तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए मैं पहले हमारी जो वेबसाइट है DSA वाले, उसी में मैंने एक वेब डेवलपमेंट की वेबसाइट बना दी है। तो उसमें बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है कि हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले हमने जो कि स्टेप 0 है हमारा, इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट, जिसमें कि हमें DNS वगैरह के बारे में पढ़ना होता है, वो हमने जो कि पढ़ लिया वीडियो में, ठीक है? तो वो हमने पढ़ लिया। फिर हमारे 3 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा कि हमें HTML सीखना है, जो कि बहुत आसान होता है। फिर हमें CSS सीखना है, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है। फिर हमें जावास्क्रिप्ट सीखनी है, जो कि थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन हो जाती है, ठीक है? ऐसे हमारे पास अलग अलग चीज़ें, और ये स्टेप बाय स्टेप करना है हमें, ठीक है? ये हमारे स्टेप बाय स्टेप है। तो अब हम ये करेंगे, तो जिस टाइम पे तुम ये वीडियो देख रहे होगे उस टाइम पे मैं शायद JS पे काम कर रहा हूँ, वेल जो भी है। तो तो जो HTML है वो तो बहुत आसान है, मतलब बहुत ही ईजी, उससे ज़्यादा ईजी कुछ नहीं है। जो CSS है वो भी काफ़ी ईजी है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है? और जो जावास्क्रिप्ट है वो हल्की सी हार्ड है। तो बात करेंगे HTML की, तो HTML तो बहुत ही आसान है, मतलब काफ़ी आराम से हो जाता है। बाय मैक्स मेरे ख्याल से 4 आवर्स में हो जाना चाहिए। काफ़ी कम टाइम है वैसे तो, 4 या 3 आवर्स, 4 आवर तो एट मैक्स हो गया। और जो CSS है वो अराउंड 10 आवर्स में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? और जो जावास्क्रिप्ट है उसको मेरे ख्याल से 20 आवर्स, मैं ऐसे एक अनुमान लगा के बता रहा हूँ बस। इतना इतना टाइम लगता है उसे नॉर्मली इन चीज़ों को सीखने में। तो क्योंकि मैंने जो जितनी भी PDFs बनाई हैं बहुत ज़्यादा अपना समय लगा के, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की लगा के बनाई है, तो फिर हम उनको ही फॉलो करेंगे। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में तो इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम फिर HTML की वाली में।